हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो जीव विज्ञान 500 महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज़ का पार्ट 2 है। इसके सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। जीवों तथा जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? तो बताइएगा दोस्तों। इकोसिस्टम, इकोलॉजी, सिंकोलॉजी या फिर आर्टिकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इकोलॉजी। अगर इकोसिस्टम की बात करें दोस्तों तो इसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन इकोलॉजी होता है जीवों तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, इकोलॉजी कहलाता है। चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीव नहीं था, यानी कोई जीवन नहीं था? निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? बताइएगा दोस्तों। मेसोजोइक काल, अजोइक काल, कैम्ब्रियन काल या फिर पेलिजोइक काल? तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजोइक काल। अजोइक काल में किसी भी प्रकार का जीवन नहीं था, क्योंकि अजोइक काल की जितनी भी चट्टानें मिली हैं उनमें जीवाश्म का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो इससे माना जाता है कि अजोइक काल में कोई भी जीव नहीं था। तो चलिए दोस्तों, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, उत्परिवर्तनवाद किसने प्रस्तुत किया था? तो बताइएगा दोस्तों। डार्विन ने, मेंडल ने, लैमार्क ने या ह्यूगो डी ब्रीज ने? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आनुवंशिकी के क्षेत्र में 1901 में ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा 1901 में उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया गया। अगर दोस्तों मेंडल की बात करें तो मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं, और उत्परिवर्तनवाद किसके द्वारा दिया गया? तो ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा। चलिए दोस्तों, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, उत्परिवर्तन का क्या कारण होता है? तो उत्परिवर्तन का कारण बताना है दोस्तों। तो क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन या उपर्युक्त में से सभी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त में से सभी होगा। उपर्युक्त में से सभी होगा, क्योंकि उत्परिवर्तन जो है, अगर क्रोमोसोम में बदलाव होगा तब भी उत्परिवर्तन आ सकता है, अगर जीन में बदलाव होगा तब भी उत्परिवर्तन आ सकता है, अगर डीएनए में बदलाव हो गया तब भी उत्परिवर्तन आ सकता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त में से सभी। उत्परिवर्तन इन सभी के कारण हो सकता है। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पेलिएंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो बताइएगा दोस्तों। पक्षियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन या फिर जीवाश्मों का अध्ययन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पेलिएंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को पेलिएंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर पक्षियों के अध्ययन की बात करें दोस्तों, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और अगर अस्थियों के अध्ययन की बात करें दोस्तों, तो अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है दोस्तों, डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? यानी कि कब डायनासोर पाए जाते हैं, किस काल में डायनासोर पाए जाते थे? तो बताइएगा दोस्तों। सीनोजोइक काल, पेलियोजोइक काल, आर्कियोजोइक काल या फिर मेसोजोइक काल? इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो मेसोजोइक काल था इसे डायनासोर का सुनहरा काल माना जाता है। मेसोजोइक काल को डायनासोरों का सुनहरा काल माना जाता है। चलिए दोस्तों, सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है,
जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो ऑप्शन ए है दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल, ऑप्शन बी है सीनोजोइक काल, ऑप्शन सी है मीसोजोइक काल और ऑप्शन डी है पेट्रोजोइक काल। तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। किस में हुई थी दोस्तों? प्री कैम्ब्रियन काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज कौन थे? तो बताइएगा दोस्तों आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज कौन थे? जावा मानव या पीकिंग मानव या क्रोमेगनान मानव या फिर लिएंडरथल मानव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज क्रोमेगनान मानव थे। कौन थे दोस्तों? क्रोमेगनान मानव थे। चलिए दोस्तों 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? ऑप्शन ए है प्लीस्टोओसीन में या मायोसीन में या फिर प्लायोसीन में या फिर ओलिगोसीन में। तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई। किस युग में हुई थी दोस्तों? तो प्लायोसीन युग में मानव की उत्पत्ति हुई थी। चलिए दोस्तों 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का 10वां प्रश्न है, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी? तो ऑप्शन ए है क्रोमेगनान मानव, ऑप्शन बी है जावा मानव, ऑप्शन सी है पीकिंग मानव और ऑप्शन डी है लिएंडरथल मानव। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम क्रोमेगनान मानव के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्रोमेगनान मानव के द्वारा चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम की गई थी। चलिए दोस्तों 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का 11वां प्रश्न है दोस्तों, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका होती है? तो बताइएगा दोस्तों ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना, ऑप्शन बी है अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय बनाना, ऑप्शन सी है गुर्दों की सक्रियताशीलता को तीव्रता प्रदान करना और ऑप्शन डी है मस्तिष्क की कोशिकाओं को सशक्त बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो आयोडीन युक्त नमक है इसका मुख्य काम होता है थायराइड ग्रंथि के कार्यों का नियमन करना। थायराइड ग्रंथि के कार्यों का नियमन करना। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है दोस्तों तो घेंघा नामक बीमारी हो जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मध्य अफ्रीका में, ऑप्शन बी है मध्य एशिया में, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया में या फिर ऑप्शन डी है अमेरिका में। तो मानव विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव का विकास मध्य एशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मध्य एशिया में। चलिए 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधी है? तो बताइएगा दोस्तों ऑप्शन ए ओरांगुटान, ऑप्शन बी गुरिल्ला, ऑप्शन सी गिब्बन या फिर ऑप्शन डी सिनैनथ्रोपस। तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो आधुनिक मानव है इसका निकटतम संबंधी गोरिल्ला था। कौन है दोस्तों? गोरिल्ला। आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी गोरिल्ला था। चलिए दोस्तों 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है दोस्तों, किस अवस्था में इरिथोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? तो देखिएगा दोस्तों जब RH निगेटिव पति हो तथा RH निगेटिव पत्नी हो तब, या फिर ऑप्शन बी है RH निगेटिव पति हो तथा RH पॉजिटिव पत्नी हो तब, ऑप्शन सी है RH पॉजिटिव पति हो तथा RH निगेटिव पत्नी हो तब, या फिर ऑप्शन डी RH पॉजिटिव पति हो तथा RH निगेटिव पत्नी। तो बताइएगा दोस्तों इस अवस्था में इरिथोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जब RH पॉजिटिव पति होता है और RH निगेटिव पत्नी होती है तो इरिथोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक बीमारी हो जाती है
जिससे महिला का गर्भपात हो जाता है। इस बीमारी के अंतर्गत पहली संतान के बाद अन्य संतानें जीवित नहीं रहती, उनका गर्भपात हो जाता है। तो इस बीमारी के लिए पति का जो ब्लड ग्रुप होता है RH पॉजिटिव होता है और जो पत्नी का ब्लड ग्रुप होता है RH निगेटिव होता है। तब जाके कौन सी बीमारी हो जाती है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जिसके कारण महिलाओं में गर्भपात हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है फेरस, ऑप्शन डी है जिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन में लोहा यानी कि फेरस धातु पाई जाती है। कौन सी धातु दोस्तों? Fe यानी कि फेरस। ये कहाँ पाई जाती है तो बताएंगे हीमोग्लोबिन में। आयरन पाया जाता है, आयरन यानी लोहा, लोहा यानी Fe। अगर बात करें दोस्तों जिंक की, तो इंसुलिन में जिंक धातु पाई जाती है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आप बताओगे जिंक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किसे दिया जा सकता है? यानी AB रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति किसे रुधिर दे सकता है? तो AB वाला बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी AB को, या फिर ऑप्शन डी ओ को। तो जो AB वर्ग वाला रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति होता है, ये सिर्फ और सिर्फ AB वाले को रक्त दे सकता है। किसे दे सकता है दोस्तों? सिर्फ AB वाले को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी AB को। जो AB रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति होगा सिर्फ AB को रक्त दे सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों O की, तो O निगेटिव जो होता है ये सर्वदाता रक्त समूह होता है, रुधिर वर्ग होता है। कौन दोस्तों? O निगेटिव, ये सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही की बात करें दोस्तों, तो जो AB पॉजिटिव रक्त रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति होता है इसे सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही कौन होता है? AB पॉजिटिव। सर्वदाता कौन होता है? तो बोलेंगे O निगेटिव। चलिएगा दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग कौन सा है? यानी सेक्सुअल बीमारी इसमें से कौन सी है? लिंग संलग्न रोग कौन सा है? ऑप्शन ए क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी दूर दृष्टि दोष, या फिर ऑप्शन डी वर्णांधता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्णांधता। वर्णांधता जो है ये लिंग संलग्न रोग है, यानी सेक्सुअल बीमारी है वर्णांधता। इसकी जो वाहक होती हैं महिलाएं होती हैं, और इससे जो प्रभावित होते हैं वो पुरुष होते हैं। इसमें होता क्या है, इसे कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें व्यक्ति रंगों में अंतर नहीं कर पाता, इसे ही कहते हैं वर्णांधता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी वर्णांधता। अगर क्षय रोग की बात करें दोस्तों, तो ये टीबी है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। अगर निकट दृष्टि दोष की बात करें दोस्तों, तो इस बीमारी के अंतर्गत निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती। अगर बात करें दूर दृष्टि दोष की बीमारी की दोस्तों, तो इसमें जो है दूर की वस्तुएं दिखाई देते हैं स्पष्ट, लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा 18वां प्रश्न है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध थे? तो बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए श्वसन तंत्र, ऑप्शन बी पाचन तंत्र, ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण, या ऑप्शन डी रुधिर वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण खोज के लिए प्रसिद्ध थे। जो विलियम हार्वे थे ये रक्त परिसंचरण के खोज के लिए प्रसिद्ध थे। अगर रुधिर वर्ग की बात करें दोस्तों, तो रुधिर वर्ग की खोज लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लैंड स्टीनर के द्वारा। जो रुधिर वर्ग की खोज की गई थी लैंड स्टीनर, लेकिन विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, एंटीजन क्या होता है? ऑप्शन ए एंटीबॉडी के विपरीत, ऑप्शन बी एंटीबॉडी का अवशेष, ऑप्शन सी एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक, या फिर ऑप्शन डी एंटीबॉडी का फल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो एंटीजन होता है ये एंटीबॉडी के निर्माण हेतु एक उत्प्रेरक होता है। एंटीजन जो होता है ये एंटीबॉडी के निर्माण हेतु एक उत्प्रेरक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? ऑप्शन ए है टॉन्सिल, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है किडनी और ऑप्शन डी है लसिका ऊतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लीवर। लीवर जो होता है इसे पुलिस रक्षक भी कहते हैं। ये रोगाणुओं का विनाश करता है और शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। अगर किडनी की बात करें दोस्तों तो ये रक्त को छानता है, जो रक्त में उपस्थित यूरिया को अलग करता है, जो यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है, महिलाओं में गुणसूत्र होता है, यानी आपको बताना है महिलाओं में कैसा गुणसूत्र होता है। 22+X होता है या 22+Y होता है या 44+XX होता है या 44+YY होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महिलाओं में 44+XX गुणसूत्र होता है, क्योंकि मनुष्यों में कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आटोसोम और एक होता है आलोसोम। एक होता है आटोसोम, एक होता है आलोसोम। तो आटोसोम जिससे शरीर की संरचना का निर्माण होता है तो ये होते हैं 44, और आलोसोम जिससे लिंग का निर्धारण होता है ये होते हैं 2। तो आपका हो गया 44 2 46। तो यहाँ पे 44 होगा किसके लिए? आटोसोम के लिए। ये सब के लिए सेम होता है, लेकिन ये जो दो आलोसोम हैं, अगर यक्स यक्स होगा तो महिलाएं होंगी, अगर यक्स वाई होगा तो पुरुष होंगे। तो महिलाओं में क्या हो जाएगा दोस्तों 44 प्लस में एक्स एक्स। अगर पुरुष के लिए पूछा जाए दोस्तों तो पुरुष के लिए नहीं दिया गया है, पुरुष के लिए हो जाएगा 44 प्लस में एक्स और वाई, ये हो जाएगा पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 44 प्लस में एक्स एक्स। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए एक्स गुणसूत्र अकेला हो तब, या एक्स एक्स गुणसूत्र जोड़े में हो तब, या फिर एक्स एक्स गुणसूत्र के साथ वाई आ जाए, या फिर एक्स गुणसूत्र के साथ वाई वाई आ जाए। किस में होता है टर्नर सिंड्रोम, बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर यक्स गुणसूत्र अकेला रह जाए, यानी कि 44 प्लस में एक्स गुणसूत्र हो जाए, तो इसी को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। यानी कि यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे यक्स नहीं आ पाया, तो इसी को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 23वां प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग है जो। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, देखिएगा, अनुवांशिकीय तथा लिंग संलग्न होता है। ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी से होता है। ऑप्शन सी रुधिर की कमी से होता है, या फिर ऑप्शन डी हड्डियों के कमजोर होने से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो हीमोफीलिया होता है ये भी सेक्सुअल बीमारी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकीय तथा लिंग संलग्न होता है। अनुवांशिकीय तथा लिंग संलग्न होता है। इसकी भी वाहक महिलाएं होती हैं तथा इससे प्रभावित जो होते हैं पुरुष होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हीमोफीलिया है ये अनुवांशिकीय तथा लिंग संलग्न रोग होता है। हीमोफीलिया के अंतर्गत चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, तो यानी रक्त का स्राव होता ही रहता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। किस बीमारी के अंतर्गत? हीमोफीलिया के अंतर्गत। ये कैसी बीमारी है? अनुवांशिकीय है तथा लिंग संलग्न है। और अगर बात करें दोस्तों कैल्शियम की कमी से, तो कैल्शियम की कमी से हमारे दांत और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और रुधिर की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, और हड्डियों की कमज़ोर होने से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का 24वां प्रश्न है दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति बताइएगा किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है के रंगराजन, ऑप्शन बी है वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी है एम.एस. स्वामीनाथन, या फिर ऑप्शन डी है जी.वी. नारलीकर। तो बताइएगा दोस्तों क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्गीस कुरियन। जो श्वेत क्रांति है, तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन थे। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? दुग्ध
दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। इसके जनक जो थे वर्गीज कुरियन थे। और ये जो एम.एस. स्वामीनाथन थे ये हरित क्रांति के जनक थे। किसके जनक थे दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का 25वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए रिसस, ऑप्शन बी लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी वीनर या फिर ऑप्शन डी लैंडस्टीनर एवं वीनर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर और वीनर थे। कौन थे दोस्तों? लैंडस्टीनर और वीनर। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर और वीनर थे। अगर बात करें आरएच फैक्टर की दोस्तों, तो आरएच फैक्टर को रीसस नामक बंदर में खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आरएच फैक्टर यानी आरएच कारक। अगर बात करें दोस्तों लैंडस्टीनर की, लैंडस्टीनर इन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की थी और लैंडस्टीनर तथा वीनर ने मिलकर आरएच फैक्टर की खोज की। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।